integrate it, add wins to your career. हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग बात करेंगे, अपना लास्ट टॉपिक है वर्टिकल स्ट्रेस एंड स्लोप स्टेबिलिटी। तो पहले वर्टिकल स्ट्रेस देख लेते हैं, फिर स्लोप स्टेबिलिटी। अभी ये जो टॉपिक है इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, दोनों स्लोप स्टेबिलिटी और वर्टिकल स्ट्रेस यानी कि स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इन सॉइल की बात कर रहे हैं, ये दोनों इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन बाई चांस अगर क्वेश्चन आ जाए, छोटे छोटे टॉपिक से और डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, इनमें से डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन या डायरेक्ट एजम्पशन पे क्वेश्चन आते हैं, तो फालतू एक आध क्वेश्चन छोड़े, इससे अच्छा एक आध घंटे में कंप्लीट हो जाएगा और इससे बाहर कुछ नहीं है। जितना मैं पढ़ाऊंगा उतना ही है, इससे बाहर कुछ नहीं है। तो मान लो वर्टिकल स्ट्रेस का मतलब क्या है कि किसी पॉइंट पे लोड लग रहा है, जैसे ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे लोड लग रहा है, तो किसी डेप्थ जेड पे वो स्ट्रेस कितना है। यहाँ पर स्ट्रेस लग रहा है क्यू, तो किसी पॉइंट अप टू डेप्थ जेड तक तो ये कितना स्ट्रेस लग रहा है वही अपने को मेजर करना है। अप टू जेड डेप्थ पे जाके कितना स्ट्रेस हो जाएगा। और अगर ये तो हो गया ऑन द एक्सिस, और अगर साइड में भी मेरे को जाना है कहीं, तो रेडियल डायरेक्शन में आर डिस्टेंस पे कितना है, यानी कि किसी भी आर और जेड की वैल्यू पे वो स्ट्रेस कितना हो गया। मान लो यहाँ पे क्यू लग रहा था, तो यहाँ पे आता था 0.2 क्यू हो गया या 0.5 क्यू है, कितना है। अब ये जरूरी अपना इसलिए है क्योंकि हमें क्या निकालना है, हमने फुटिंग में या फाउंडेशन में हमने पढ़ा कि स्ट्रेस जोन डेप्थ, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि बिलो द फाउंडेशन अप टू बी तक हमें पढ़ना है। लास्ट लेक्चर में हमने जब वो एक्सटेंट पढ़ा था कि कितनी डेप्थ तक एक्सप्लोरेशन करना है, तो उसके लिए हमने कितना पढ़ा था 1.5 बी वगैरह सर्कुलर फुटिंग के लिए, और राफ्ट फुटिंग के लिए स्क्वायर फुटिंग और राफ्ट फुटिंग के लिए 1.5 बी तक हमें एक्सप्लोरेशन करना था। तो वो एक्सप्लोरेशन वगैरह सब इसके बेसिस पे कि कितना डेप्थ तक जाके वो स्ट्रेस खत्म हो रहा है, तो वो हमें आज पढ़ना है कि कितने डेप्थ पे जाके उसका जो सिग्निफिकेंस है, उस लोड की वजह से जो स्ट्रेस आ रहा है उसका सिग्निफिकेंस जो है वो खत्म हो जाएगा, वो हमें देखना है। ठीक है, उसके लिए हम लोग देखो क्या करेंगे कि किसी पॉइंट देखो क्यू पे लोड लग रहा है, ठीक है, तो एक्स और वाई डायरेक्शन हो गई, ये एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन एक्सिस है। तो आर डिस्टेंस तो ये हो गई जहां पर जेड इक्वल टू 0 है। देखो आर जब मैंने निकाला स्मॉल वाला आर, तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, अब हम लोग देखते हैं, तो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, कैपिटल आर ये है यहाँ पे जेड डेप्थ पे, ये है कितनी, ये है अपनी जेड डेप्थ, ये यहाँ से लेके इस पॉइंट पी तक ये है जेड डेप्थ, ठीक है, इस पॉइंट पी तक ये क्या है जेड डेप्थ। तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ स्मॉल आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो अगर स्मॉल आर की वैल्यू रखूंगा तो ये कितना हो जाएगा, कैपिटल आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, अब हमको क्या देखना है कि ये जो स्ट्रेस यहाँ पर क्यू लोड आ रहा है उसकी वजह से पी पॉइंट पे कितना स्ट्रेस आ रहा है, जो कि एक्स डायरेक्शन में एक्स डिस्टेंस पे है, वाई डायरेक्शन में वाई डिस्टेंस पे और जेड डायरेक्शन में जेड डिस्टेंस, यानी कि 3D एनालिसिस हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले थ्योरी दी बोसिनिस्क ने सबसे पहले थ्योरी दी। अब थ्योरी के साथ साथ उसके एजम्पशन भी आएंगे। तो एजम्पशंस क्या थे, देखो लगभग इसके सारे एजम्पशन वही एजम्पशन है जो पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, वही सेमी इनफाइनाइट सॉइल इज आइसोट्रोपिक होमोजीनियस, ये सारे एजम्पशन वो के वो हैं। लेकिन फिर भी हम लोग एक बार देख लेते हैं क्योंकि कई बार डायरेक्ट एजम्पशन से क्वेश्चन आ जाता है। वही पहला होमोजीनियस सेमी इनफाइनाइट आइसोट्रोपिक, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद सेकंड क्या है, इसने बोला हुक्स लॉ वैलिड होना चाहिए। हुक्स लॉ क्या होना चाहिए, वैलिड। अब हुक्स लॉ कौन सा था भाई, हमने स्ट्रेस स्ट्रेन में पढ़ा हुक्स लॉ, अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। अब देखो ये जो लोड इस पी पॉइंट पे जो लोड आ रहा है वो सिर्फ और सिर्फ ये किसकी वजह से कंसीडर कर रहा है, क्यू की वजह से, यानी कि सेल्फ वेट। भाई इस डेप्थ तक सॉइल का भी कुछ भार ऐड हो गया तो सॉइल की वजह से भी स्ट्रेस कुछ आएगा, लेकिन इसने बोला सेल्फ वेट ऑफ सॉइल इज इग्नोर्ड। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखो आगे जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो आप बोलोगे सर ये तो लिया ही नहीं, सेल्फ वेट ऑफ सॉइल इज इग्नोर्ड, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। और इसने क्या बोला कि जो सॉइल है वो इनिशियली अनस्ट्रेस्ड है, यानी कि सॉइल के ऊपर पहले से कोई लोड आ ही नहीं रहा, तो ये सेल्फ वेट ऑफ सॉइल इग्नोर करा। उससे ही ये पता चल जाता है कि सॉइल का वेट जो है इग्नोर कर दिया, मान ही नहीं रहे, तो सॉइल क्या रहेगी, इनिशियली अनस्ट्रेस्ड रहेगी, उस पर कोई वैल्यू नहीं रहेगी। थोड़ा ऐसे सही करना, तो पसीना आ रहा है, ठीक है। उसके अलावा देखो कि जो सॉइल ये जो लोड आ रहा है इसकी वजह से कोई भी वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा, कोई भी वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा। वॉल्यूम चेंज क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि देखो अगर वॉल्यूम चेंज होगा तो ये डेप्थ चेंज हो जाएगी,
एक्स और वाई चेंज हो जाएगा, ये स्मॉल आर और कैपिटल आर चेंज हो जाएगा, इसलिए इसने एजम्पशन में लिखा पहले से ही कोई भी वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा ये जो सॉइल का सरफेस है इसके ऊपर कोई भी शियर स्ट्रेसेस नहीं लग रहे, फ्री फ्रॉम शियर स्ट्रेसेस, सिर्फ और सिर्फ हम लोग नॉर्मल स्ट्रेसेस की बात कर रहे हैं, कोई भी शियर स्ट्रेस नहीं लग रहा है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। और इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है जो स्ट्रेसेस का वो सिमेट्रिकल है, हम लोग सॉइल पे ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। मान लो यहाँ पर सॉइल कुछ और है, यहाँ पर सॉइल कुछ और है, लेकिन ये बोल रहा है इधर और इधर दोनों ही डायरेक्शन में वो क्या होगा, यानी कि पूरा थ्रू आउट जहां लोड लगा उसके नीचे और उसके दोनों तरफ साइड में या चारों तरफ कह सकते हैं, थ्रू आउट क्या होगा, सेम रहेगा, क्योंकि वो सिमेट्रिक है, ठीक है। इसलिए ये अपने को ध्यान में रखना है। तब पे यार, अब इसने क्या, ये एजम्पशन हो गए, तो देखो बाकी एजम्पशन मैंने लिखे नहीं, इंपॉर्टेंट यही है, इन पे ही आता है क्वेश्चन, ठीक है, एजम्पशन में आता है। तो अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इसने जो थ्योरी दी हमको डायरेक्ट उसका फॉर्मूला पढ़ना, हमको कहां पर क्या है उससे कोई लेना देना नहीं। इसने फॉर्मूला दिया सिग्मा जेड, यानी कि वर्टिकल स्ट्रेस एट डेप्थ जेड पे, उसने फॉर्मूला दे दिया केबी इंटू क्यू बाई जेड स्क्वायर, केबी इंटू क्यू बाई जेड स्क्वायर। अब ये केबी क्या है, केबी है बोसिनिस्क फैक्टर, क्या है, बोसिनिस्क इन्फ्लुएंस फैक्टर। अब ये केबी की वैल्यू जो है वो है 3/2 डायरेक्ट, कई बार ये फॉर्मूला आता है 3/2 इंटू 1 प्लस आर बाई जेड, 1/r बाई जेड का स्क्वायर की होल पावर 5/2 पे। ये कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, इंक वरना इंक, ये कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है। केपी की वैल्यू पूछ लेता है, सिग्मा जेड की वैल्यू पूछ लेता है। अब देखो ये अपने को फॉर्मूला डायरेक्ट ही पढ़ना है, इसमें कहाँ से आया क्या आया कोई लेना देना। अब इसमें क्या है कि अलग अलग आर बाई जेड आ रहा है, तो अलग अलग आर बाई जेड के हिसाब से इसके कुछ एप्लीकेशन है, अलग अलग आर बाई जेड के हिसाब से कुछ एप्लीकेशन है। एक पहला एप्लीकेशन आता है स्ट्रेस आइसोबार, क्या आता है, स्ट्रेस आइसोबार, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं प्रेशर बल्ब। इसकी डायरेक्ट डेफिनेशन पे ऐसा क्वेश्चन आता है कि स्ट्रेस आइसोबार या प्रेशर बल्ब क्या होता है, इसी के एप्लीकेशन है। तो स्ट्रेस आइसोबार का मतलब होता है कि लोकस ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑफ इक्वल वर्टिकल स्ट्रेस, यानी कि जैसे टोटल तो स्ट्रेस क्यू लग रहा है, तो जितने भी पॉइंट्स है उन पे जिन जिन पे 0.5 क्यू लग रहा है, मान लो 0.5 क्यू वाले सारे पॉइंट आपस में जोड़ दिए, 0.3 क्यू वाले आपस में जोड़ दिए, 0.2 क्यू वाले आपस में जोड़ दिए, तो ये डायग्राम ऐसा बनता है जैसे यहाँ पर ये क्यू लग रहा है, तो मान लो ये 0.8 क्यू वाले हैं, मान लो पहली लाइन क्या है 0.8 क्यू वाली, इसके बाद ये जो है वो सारे मान लो 0.6 क्यू वाले हैं, ऐसे, तो ये बल्ब शेप का बन रहा है, तो ये होता है, ठीक है। मान लो ये 0.4 क्यू वाले हैं, तो मैं तो ये समझाने के हिसाब से बना रहा हूँ, बाकी कोई भी हो सकता है। तो इसका मतलब क्या है, लोकस जॉइनिंग पॉइंट्स ऑफ इक्वल वर्टिकल स्ट्रेस, इक्वल वर्टिकल स्ट्रेस को जोड़ने वाली लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेशर बल्ब या स्ट्रेस आइसोबार। ये इसका एक और एप्लीकेशन है इसका, वो एप्लीकेशन क्या है कि हम लोग अगर किसी डेप्थ जेड कांस्टेंट कर दे, कोई डेप्थ जेड कांस्टेंट कर दे, तो हमारे वैल्यूज क्या क्या आएगा, यानी कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में स्ट्रेस क्या आएगा, या फिर हम लोग रेडियल डायरेक्शन कांस्टेंट कर दे, आर की वैल्यू कांस्टेंट कर दे, तो अपने वर्टिकल डायरेक्शन में क्या क्या आएगा। तो पहले मैं कर देता हूं इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, स्ट्रेस इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन या हॉरिजॉन्टल प्लेन, वर्टिकल स्ट्रेस इन हॉरिजॉन्टल प्लेन कर देते हैं, इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। अगर मैं हॉरिजॉन्टल प्लेन में करूंगा तो मेरा सबसे पहले ध्यान रखना है z जो होगा, डेप्थ जो होगी कांस्टेंट है, किसी z डेप्थ पे मेरे को कांस्टेंट पे लेना है। अब देखो इस पूरे में फॉर्मूले में अगर मैं z कांस्टेंट कर दूंगा तो मेरे को फिर क्या मिलेगा, फिर अगर एक बार z कांस्टेंट हो गया तो सिर्फ और सिर्फ अब ये पूरा किस पे डिपेंड कर रहा है, r की वैल्यू पे, ये सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, r की वैल्यू पे। तो r बाय z की अलग अलग वैल्यूज के, r बाई जेड इक्वल टू 0, r बाई जेड इक्वल टू 0.5, r बाई जेड इक्वल टू 1, r बाई जेड इक्वल टू 2, अलग अलग वैल्यूज के हम लोग देख लेते हैं कि कितना स्ट्रेस होता है। अगर r बाई जेड 0 है, r बाई जेड 0 है, तो ऐसे kb की वैल्यू जो आती है, kb की वैल्यू जो आएगी 0.4775 आती है, 4775, और ये जो स्ट्रेस होता है वो मैक्सिमम स्ट्रेस होता है, मैक्सिमम स्ट्रेस। अब क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन ये आपसे कोई केबी की वैल्यू नहीं पूछेगा, वो पूछता है कि
आर बाई जेड की किस वैल्यू पे मैक्सिमम स्ट्रेस आता है, तो वो आता है 0। और अपने को दिखता भी है कि क्या होगा कि ये जब लोड लगेगा तो इसी के डायरेक्शन में, इसी के जस्ट नीचे वाली लाइन पे ही हमेशा सबसे ज्यादा लोड होता है। इसके अलावा और कोई डायरेक्शन होगा तो क्या होगा, लोड क्या होगा, कम हो जाएगा। जैसे कि देखो ये थोड़ा ऐसे बना है, यानी कि यहां पे मान लो Q लग रहा था तो Q के डायरेक्शन में सबसे ज्यादा, और जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे वो क्या होगा, लोड क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। एसी का कुछ करो यार। तो जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे वो क्या होता जाएगा, लोड कम होता जाएगा या स्ट्रेस कम होता जाएगा, स्ट्रेस कम लगेगा। सबसे नीचे लोड के जस्ट नीचे बिलो द लोड सबसे ज्यादा स्ट्रेस होता है। अब अगर 0.5 की वैल्यू पे जाएंगे तो ऐसे तो आप केपी की वैल्यू हर किसी पॉइंट के लिए निकाल सकते हैं, हर किसी आर बाई जेड की वैल्यू के लिए निकाल सकते हैं, लेकिन अपने को ध्यान क्या रखना है, आर बाई जेड की वैल्यू 0.5 के लिए इसमें जो स्ट्रेस आता है वो 57% ऑफ मैक्सिमम स्ट्रेस। किसका आएगा, 57% ऑफ मैक्सिमम। और अगर आर बाई जेड की वैल्यू 1 है तो ये आएगा 17.7% ऑफ मैक्स, 17.7% ऑफ मैक्स। और अगर ये आर बाई जेड की वैल्यू 2 है तो ये आएगा 1.18% ऑफ मैक्सिमम स्ट्रेस। तो इससे हमें क्या पता लग रहा है कि जैसे जैसे हम लोग आर की वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज होती जा रही है किसी जेड डेप्थ कांस्टेंट के लिए, मान लो जेड 1 मीटर है, जेड 2 मीटर, हर बार जेड क्या अपना सेम है, लेकिन आर की वैल्यू अलग अलग होने की वजह से क्या हो रहा है, ये वैल्यू बढ़ती जा रही है। तो जैसे जैसे दूर जा रहा है आर की वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज हो रही है, यानी कि जैसे जैसे हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे स्ट्रेस क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। और एक आर बाई जेड की वैल्यू 2 पे इतना कम हो जाता है, यानी कि 99% तो रिड्यूस हो गया, सिर्फ 1% लोड बचा है, मैक्सिमम स्ट्रेस का सिर्फ 1% स्ट्रेस बचा है। इसका मतलब क्या है, हम लोग क्या देख सकते हैं, हम लोग डिजाइन जब भी करते हैं तो मैक्सिमम अपना जो इफेक्ट लेते हैं यहाँ पर, या फिर जनरली हम लोग आर बाई जेड की वैल्यू 1 के हिसाब से ही डिजाइन कर देते हैं, क्योंकि इससे बाहर जाता है तो क्यों, इससे क्या ना तो पड़ोसी के एरिया में जा रहा है ना कोई बात। अगर 1% पड़ोसी के एरिया में जा रहा है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसका स्ट्रक्चर फेल नहीं होगा। इसलिए हम लोग ये स्टडी करते हैं कि जब भी बड़े प्रोजेक्ट्स हम लोग बनाते हैं, जैसे मान लो कोई बहुत बड़ा हाइड्रो पावर प्लांट है या कोई न्यूक्लियर पावर प्लांट है या कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग है, तो ये जब भी हम लोग डिज़ाइन करते हैं तो हम लोग नीचे ग्राउंड की कंडीशन, आसपास के ग्राउंड की कंडीशन भी देखते हैं। ऐसे नहीं कि हमारा प्लॉट जो है या जहाँ पर बिल्डिंग बन रही है जस्ट उसके नीचे का ही एरिया देखते हैं, सिर्फ उसके नीचे का एरिया देखने से काम नहीं चलेगा, उसके दाएं बाएं भी देखना पड़ेगा, आजू बाजू भी देखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि देखो 0.5, जैसे मान लो मैंने जेड कांस्टेंट कर दिया 5 मीटर, जेड मैंने कांस्टेंट कर दिया 5 मीटर, तो आर बाई जेड अगर 0 है तो इसका मतलब आर तो 0 है, ठीक है। अब आर बाई जेड 0.5 है, इसका मतलब आर की वैल्यू 2.5 मीटर है। अब आर बाई जेड 1 है, इसका मतलब आर की वैल्यू कितनी है, 5 मीटर है। आर बाई जेड 2 है, इनके आर की वैल्यू 10 है। यानी कि जैसे जैसे दूर जा रहा हूँ तो मेरे को स्ट्रेस कम होता जा रहा है, यानी कि आर की वैल्यू 2.5 पे तो 57% ऑफ मैक्सिमम है, जितना आ रहा था उसका 57% तो अभी भी पड़ा है, तो उसकी वजह से इफेक्ट होगा। तो मिनिमम इफेक्ट इतना दूर, मैं चाहूँ तो इसके आगे भी अपन निकाल सकते हैं, लेकिन अब स्ट्रेस और पॉइंट्स में चला जाएगा तो इतना ज़्यादा करने का जरूरत नहीं है। हम लोग जनरली 20% के हिसाब से डिज़ाइन करते हैं, जहाँ पर उसका जो लोड होता है वो 20% आ जाता है, वहीं तक हम लोग डिज़ाइन करते हैं। तो ये ध्यान रखना था। पूछते हैं आपको सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आता है वो आता है कि मैक्सिमम स्ट्रेस कहाँ होता है, वो अंडर द पॉइंट लोड होता है। और ये लग क्या रहा है, पॉइंट लोड ही लग रहा है और कोई लोड नहीं लग रहा है, ठीक है। बॉसिनेस की थ्योरी का एजम्पशन भी है, पॉइंट लोड लग रहा है, मैं बताना भूल गया, अब बता देता हूँ, ये पॉइंट लोड ही लग रहा है। तो अंडर द पॉइंट लोड मैक्सिमम स्ट्रेस कहाँ होगा, उसी पॉइंट लोड के नीचे होगा, हमेशा उसी पॉइंट लोड के नीचे, साइड में नहीं आएगा। जैसे पॉइंट लोड यहाँ लग रहा है तो मैक्सिमम स्ट्रेस ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा कि यहाँ पे आ जाएगा। पॉइंट लोड यहाँ लग रहा है तो इसी डायरेक्शन में मैक्सिमम स्ट्रेस होगा, ये अपने को ध्यान में रखना है। तो ये समझ में आ गया। इस पे कई बार क्वेश्चन आए हैं आर बाई जेड की वैल्यू पे, तो ये ध्यान रखो, ठीक है। ये वैल्यूज तो मैं मिटा देता हूँ। तो प्रेशर वाल्व समझ में आ गया क्या होता है, लोकस ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑफ इक्वल वर्टिकल स्ट्रेस। अब क्या है, अब मेरे को निकालना है तीसरा, वर्टिकल स्ट्रेस इन हॉरिजॉन्टल की जगह अब आ जाएगा वर्टिकल प्लेन। वर्टिकल प्लेन यानी कि इस बार मुझे क्या कांस्टेंट करना है, आर कांस्टेंट हो जाएगा। आर क्या हो जाएगा मेरा, कांस्टेंट। अब आर कांस्टेंट हो जाएगा तो मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है मैक्सिमम स्ट्रेस किस पॉइंट पे आएगा। क्या निकालना है, मैक्सिमम स्ट्रेस किस पॉइंट पे आएगा। जैसे कि मान लो ये लोड लग रहा है यहाँ पर, ये अपना है, तो ये जो मैक्सिमम स्ट्रेस आएगा ये कांस्टेंट कर दिया मैंने। क्या कर दिया, ये आर की वैल्यू जो है ये कांस्टेंट कर दी कि आर इतना है, तो
तो आर की कांस्टेंट वैल्यू के लिए स्ट्रेस मैक्सिमम कहाँ आएगा, वो कुछ धीमे धीमे बढ़ेगा, ऐसा कुछ आएगा। तो मान लो ये आ रहा है यहाँ पर मैक्सिमम, ये आ रहा है यहाँ पर मैक्सिमम आ रहा है किसी जेड डेप्थ पे, तो आर बाई जेड की वैल्यू क्या है, तो देखो फॉर्मूला तो मेरे पास यही है, के बी इक्वल टू क्यू बाई जेड स्क्वायर, ठीक है, सिग्मा जेड इक्वल के बी इंटू क्यू बाई जेड स्क्वायर। तो मैं क्या करूंगा, डी सिग्मा जेड अपॉन में डी आर कर दूंगा, डी सिग्मा जेड अपॉन में डी आर करूंगा और इसको जीरो पुट कर दूंगा। इसको क्या करूंगा, मैक्सिमम निकालने के लिए डी सिग्मा जेड अपॉन में डी आर करूंगा और उसको क्या कर दूंगा, सॉरी डी आर नहीं डी जेड करना होगा, जेड के रेस्पेक्ट में करूंगा क्योंकि आर तो कांस्टेंट है, आर तो कांस्टेंट इसलिए जेड के रेस्पेक्ट में करूंगा, डी सिग्मा जेड अपॉन डी जेड करूंगा जीरो। तो उस हिसाब से मेरी आर बाई जेड की वैल्यू जब रूट का 2/3 यानी कि 0.817 जब आर बाई जेड की वैल्यू 0.817 आएगी, तो ये जो मैक्सिमम स्ट्रेस आ रहा है इस पॉइंट पे, ये जो मैक्सिमम स्ट्रेस आ रहा है यहाँ पे जो एंगल बन रहा है बीटा, ये आता है 39 डिग्री एंड 15 मिनट। आर बाई जेड की वैल्यू रूट के 2/3 पे या आर बाई जेड की वैल्यू 0.817 पे अपना क्या आएगा, सिग्मा जेड मैक्सिमम, यानी कि वर्टिकल प्लेन में सिग्मा जेड मैक्सिमम आएगा। कहां पर आएगा, जब एंगल कितना बनाएगा 39 डिग्री 15 मिनट किसी भी आर वैल्यू के लिए, किसी भी आर वैल्यू के लिए या फिर किसी भी जेड वैल्यू के लिए, आर तो कांस्टेंट है, तो किसी भी जेड वैल्यू के लिए जब उतना हो जाएगा आर बाई जेड की वैल्यू रूट 2/3 या 0.817 या एंगल जो आएगा 39 डिग्री 15 मिनट आएगा, तब आर जेड क्या होगा अपना, तब सिग्मा जेड क्या होगा, उस पर मैक्सिमम होगा रेडियल डायरेक्शन में, ठीक है। और ये सिग्मा जेड होता कितना है, ये होता है पॉइंट, इस कंडीशन में सिग्मा जेड इक्वल टू होता है 0.0888 क्यू बाई जेड स्क्वायर। आर कांस्टेंट में मैक्सिमम कितना होगा, सिग्मा जेड मैक्सिमम कितना हो जाएगा 0.0888 इंटू क्यू बाई जेड स्क्वायर। आपको एक्चुअली इसमें ध्यान क्या रखना था, आपको ध्यान रखना था वर्टिकल प्लेन में मैक्सिमम कब होता है, जब आर बाई जेड की वैल्यू रूट 2/3 होती है, ये पूछा जाता है, या 0.817 ये नहीं पूछा जाता जनरली, ये पूछा जाएगा तो भी के बी की वैल्यू पूछा जाएगा, तो के बी की वैल्यू तो यही होगी 0.0888, ये के बी की वैल्यू है। अब या फिर पूछ लेता है कितना एंगल होगा वर्टिकल प्लेन में कांस्टेंट के लिए, तो ये आपको तीनों एप्लीकेशन याद रखने हैं। और सबसे जरूरी इसके एजम्पशन, एजम्पशन में ये वर्ड जो है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइसोट्रोपिक का मतलब क्या है कि सॉइल जो है अनस्ट्रेटिफाइड है, स्ट्रेटिफाइड सॉइल्स नहीं है। तो अब आप बोलोगे सर अगर इसने तो खाली अनस्ट्रेटिफाइड सॉइल्स के लिए दिया, इनकी जिन सॉइल को डिपॉजिट लेयर में नहीं हो सका, अगर लेयर में सॉइल है, लेयर बाय लेयर सॉइल चेंज हो रही है, तो क्या होगा, तो उसके लिए भाई साहब नए भाई साहब आए, वो आए वेस्टरगार्ड। नए भाई साहब कौन आए, वो आए वेस्टरगार्ड। उन्होंने दिया सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, किसके लिए दिया, स्ट्रेटिफाइड सॉइल्स के लिए। देखो डायग्राम हर जगह यही रहना है, ठीक है। तो उन्होंने, उनका एजम्पशन एक ही अलग है, वो है आइसोट्रोपिक की जगह नॉन आइसोट्रोपिक। वेस्टरगार्ड ने किसके लिए दिया, नॉन आइसोट्रोपिक के लिए, बस। यानी कि हम लोग कह सकते हैं स्ट्रेटिफाइड सॉइल्स के लिए। कौन सी सॉइल, स्ट्रेटिफाइड सॉइल्स। अब स्ट्रेटिफाइड सॉइल्स आ गई तो सिग्मा जेड इक्वल टू क्या आ जाएगा, के डब्ल्यू इंटू क्यू बाय जेड स्क्वायर, के डब्ल्यू इंटू क्यू बाई जेड स्क्वायर। तो अब आपके दिमाग में आएगा सर ये के डब्ल्यू की वैल्यू कितनी होती है, तो भाई साहब के डब्ल्यू की वैल्यू होती है 1/पाई। के डब्ल्यू इक्वल टू, देखो जैसे के बी की वैल्यू थी वैसे वैसे अपने को के डब्ल्यू का फॉर्मूला भी याद रखना है, वो होता है 1/पाई इंटू, ज़्यादा चेंज नहीं है, 1/1 प्लस यहाँ आ जाएगा 2, वहाँ पे सिंपल आर बाई जेड था, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पर 3/2 है, वहाँ पर 5/2 था, यहाँ पे 3/2 पाई था, तो 3/2 हट गया, यहाँ पे सिंपल के डब्ल्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/पाई इंटू 1/1 प्लस 2/r/2 सॉरी वापस बोलने दो, 1/पाई इंटू 1/1 प्लस 2r/z का स्क्वायर की होल पावर 3/2। ये फॉर्मूला अपने को ध्यान में रखना। अब आप बोलोगे सर दोनों ने वैल्यूज दी, तो मान लो जब दोनों ने वैल्यूज दी तो सही कौन है, ज़्यादा सही, तो ज़्यादा क्या है, जो अपना बोसिनिस की थ्योरी थी ना, वो ज़्यादा कन्वेंशनल थ्योरी। क्यों, क्योंकि वो जो है उसके हिसाब से अगर हम लोग डिज़ाइन करते हैं तो अपना जो होता है बहुत अच्छे से डिज़ाइन हो जाता है। कि क्या होता है, बहुत अच्छे से डिज़ाइन हो जाता है, ज़्यादा सेफ स्ट्रक्चर देता है बोसिनिस का। क्यों, क्योंकि देखो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पर के डब्ल्यू और के बी क्या आ जाता है, सेम आ जाता है, के डब्ल्यू और के बी क्या आ जाता है, सेम आ जाता है। वो होती है r/z की वैल्यू 1.52 पे, 1.52 पे सिग्मा जेड
जो बोसिनिस्क ने दिया इक्वल टू आता है सिग्मा जेड बाय वेस्टरगार्ड। अगर आर बाई जेड की वैल्यू, क्वेश्चन यहीं से आता है, आर बाई जेड की वैल्यू लेस देन 1.52 है तो सिग्मा जेड जो बोसिनिस्क ने दिया वो क्या होता है, ज़्यादा होता है एज कंपेरिजन टू सिग्मा जेड ऑफ वेस्टरगार्ड। अगर आर बाई जेड की वैल्यू ग्रेटर देन 1.52 है तो सिग्मा जेड जो बोसिनिस्क ने दिया उसकी वैल्यू हो जाती है कम इन कंपेरिजन टू सिग्मा जेड गिवन बाय वेस्टरगार्ड। अब अभी अपन ने थोड़ी देर पहले देखा था कि आर बाई जेड की वैल्यू 1 पे 17.7% स्ट्रेस रहता है मैक्सिमम का, और ये तो उससे भी आगे चला गया, तो ये लगभग आता है अपने 5% के आसपास। कितना आता है, लगभग 7-8% के आसपास आता है ये टोटल किसका, मैक्सिमम का। आर बाई जेड की 1.52 वैल्यू के लिए कितना आता है टोटल का, लगभग अगर मान लो 10% भी आ रहा है तब भी बहुत कम बच रहा है। तो 10% से ज़्यादा पे तो हम जाएं क्यों, बोसिनिस्क वेस्टरगार्ड कब काम का है, आर बाई जेड की वैल्यू 1.52 के बाद ये ज़्यादा सेफ देगा, लेकिन उससे पहले तो बोसिनिस्क सेफ दे रहा है। तो अपने जो मैक्सिमम डिज़ाइन वगैरह होती है वो हम लोग सब बोसिनिस्क के हिसाब से करते हैं, वेस्टरगार्ड बहुत कम काम में लेते हैं। ठीक है, इसका मतलब देखो अगर मैं ऐसे बनाऊँ डायग्राम, ये अपनी जेड डिस्टेंस हो गई, ये आर बाई जेड हो गया, तो ये यहाँ पे क्यू लग रहा है, तो ये ऐसे हो गया। ठीक है, अब ये जो है ये तो के बी है और ये है के डब्ल्यू, तो के डब्ल्यू कहाँ बड़ा हो रहा है, आर बाई जेड की वैल्यू यहाँ इस डायरेक्शन में आर है, इस डायरेक्शन में आर है और इस डायरेक्शन में अपने को जेड है, तो ये भी 1.52। आर बाई जेड की वैल्यू ये कितनी है यहाँ पर 1.52, यहाँ पर भी आर बाई जेड कितना है 1.52, यानी कि जब आर बाई जेड की इतना दूर जाके कुछ वेस्टरगार्ड काम का है तो इतने दूर तक अपने स्ट्रेसेस जो होता है वो बहुत कम बचता है, इसलिए हमारे ये कोई खास काम का है नहीं। ठीक है, अपने को ये ध्यान रखना है। तो मैक्सिमम तो यूज़ अपने किसका करते हैं, बोसिनिस्क का ही करते हैं। अब ये हो गया वेस्टरगार्ड हो गया। कुछ एक दो और फॉर्मूले हैं, डायरेक्ट फॉर्मूले देखते हैं अपन। देखो डेरिवेशन अपने कोई काम का नहीं है, डेरिवेशन तो यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी नहीं पूछता, तो यहाँ तो अपने कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, अपने को यहाँ पे डायरेक्ट करने हैं। एक दो और डायरेक्ट फॉर्मूले लिखवा रहा हूँ मैं आपको। अब अपन बात तो कर रहे हैं वर्टिकल स्ट्रेस, अगर ये तो सब किसकी वजह से थे, पॉइंट लोड की। वेस्टरगार्ड और बोसिनिस्क ने किसकी वजह से दिया, क्योंकि पॉइंट लोड की वजह से। अब ये पॉइंट लोड वाला झमेला खत्म करके हम लोग करते हैं यूडीएल की वजह से, सर्कुलर लोड, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड सर्कुलर लोड। ये पॉइंट लोड की वजह से था, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड सर्कुलर लोड। सर्कुलर लोड होगा तो भाई सिग्मा जेड क्या होगा। अब ये सब है ना, जितने भी अब आएंगे, जैसे मैं जितने भी कराऊंगा कि ऐसा लोड होगा तो क्या आएगा, ये सब किसके हिसाब से है, बोसिनिस्क के हिसाब से। तो सब जितनी भी थ्योरी है इनमें सबसे इंपॉर्टेंट है बोसिनिस्क। तो यहाँ पर सिग्मा जेड की वैल्यू आती है के इंटू क्यू, के इंटू क्यू। क्यू क्या है, इंटेंसिटी है, क्यू है इंटेंसिटी ऑफ स्ट्रेस, या कह सकते हैं स्ट्रेस या फिर लोड जो लग रहा है ऊपर से, है ना, लोड पर यूनिट एरिया से, है ना। अब k की वैल्यू जो होती है 1 माइनस के इक्वल टू होता है 1 माइनस कॉस क्यूब एल्फा, और कॉस एल्फा की वैल्यू जो होती है, देखो ये इसलिए लिखवा रहा हूँ, कई बार डायरेक्ट k की इस फॉर्म में दे देता है कि k का क्या दे देता है, इस फॉर्म में दे देता है, इसलिए कॉस एल्फा का होता है अंडर रूट ऑफ जेड अपॉन में अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, जेड अपॉन में अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, तो इस हिसाब से k की वैल्यू जो आएगी, इस हिसाब से जो k की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 1 माइनस, देखो इसको 1 तो ये हो गया। अब कॉस को क्यूब कर देंगे, कॉस का जब क्यूब करूंगा तो 1 माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस आर बाई जेड का, ये नीचे आर बाई जेड तो हर एक में क्या आएगा, स्क्वायर ही आएगा, कुछ और नहीं आएगा, और यहाँ पर आ जाएगा फिर ये 3/2, ये k की वैल्यू। तो k की ये भी याद करना है, ये भी याद करना है। कॉस एल्फा की वैल्यू भले आप याद मत करो, अगर याद करोगे तो ये आसानी से निकल जाएगा, बस ये इंपॉर्टेंट है किसकी वजह से, सर्कुलर लोड की वजह से। अब अगर आ जाए लाइन लोड, वही वर्टिकल स्ट्रेस ड्यू टू लाइन लोड, अगर लाइन लोड आ जाए तो उसकी वजह से क्या होगा, सबसे इंपॉर्टेंट तो पॉइंट लोड ही थे, इन पे तो बहुत कम आते हैं। तो सिग्मा जेड इक्वल टू आता है सिग्मा जेड इज इक्वल टू 2q अपॉन में पाई जेड, क्या आएगा 2q अपॉन में पाई जेड। मेरे हिसाब से अगर आप लोग बस इसको एक बार नज़र से निकाल लेना, कोई ज़्यादा इसके लिए सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है। 2q अपॉन पाई जेड इंटू 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स बाई जेड। यहाँ आप देखो हर बार आर बाई जेड आ रहा था, यहाँ पे आएगा एक्स बाई जेड का होल स्क्वायर की होल पावर का होल स्क्वायर।
ठीक है, अपने को ये ध्यान में रखना है। और अगर स्ट्रिप लोड आ जाए, स्ट्रिप लोड आ जाए तो उसकी वजह से हो जाएगा सिग्मा जेड इक्वल टू क्यू बाई जेड इंटू थीटा प्लस साइन थीटा, थीटा प्लस साइन थीटा। ये आपको सब क्वेश्चन में गिवन होगा, एंगल वगैरह सब गिवन होगा, तो आपको चिंता करने की जरूरत है नहीं। तो ये सारे आते हैं अपने लोड्स की वजह से। तीनों लोड, अब 4 तरह के लोड पढ़ लिए, पॉइंट लोड पढ़ लिया था, फिर सर्कुलर लोड, फिर लाइन लोड और फिर स्ट्रिप लोड। ये सब किसके बेसिस पे? बोसिनस की थ्योरी पे ही है, ये वेस्टरगार्ड की थ्योरी को नहीं मानते, है ना। इसके बाद अपने एक आता है ट्रेपेजोइडल मेथड या स्ट्रिप लोड मेथड। क्या आता है? ट्रेपेजोइडल मेथड। ट्रेपेजोइडल मेथड जो जनरली हम लोग काम में लेते हैं वो होता है स्ट्रिप लोड मेथड। सबसे ज़्यादा जो हम लोग मानते हैं वो इसी को मानते हैं। क्यों? क्योंकि ये सब थ्योरीज तो क्या है कि इनके अंदर सबके कुछ एजम्पशंस हैं। तो ये बोलता है कि कोई फुटिंग है जिसका मान लो एरिया बी एल है, बी इंटू एल है, और इस पे क्यू इंटेंसिटी का लोड लग रहा है, क्यू इंटेंसिटी का स्ट्रेस लग रहा है। ये क्यू क्या है? क्यू की यूनिट क्या है? मान लो किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी कि प्रेशर की जो यूनिट है, चाहे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये किसी डेप्थ जेड पे, किसी डेप्थ जेड पे ये कैसे स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूट होगा? वो होएगा L प्लस 2nz और ये हो जाएगा B प्लस 2nz। अब ये क्या क्या लोचा है आप बोलोगे? ये लोचा है भाई साहब, ये लोचा है किसका? स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्या बोलता है? ये बोलता है कि जैसे कोई लोड है अपना, उस लोड के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा? डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा बताते हैं अपने भाई साहब। डिस्ट्रीब्यूशन होगा जैसे मान लो ये कोई फुटिंग है, ये कोई मान लो फुटिंग है। अब ये जो लोड डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ मान लो ये जेड डेप्थ है, ये भी जेड डेप्थ है, तो ये ऐसे जाएगा, ये क्या जाएगा? ऐसे जाएगा। और इसका जो स्लोप होगा वो होगा 1:2, यानी कि 1 हॉरिजॉन्टल इज टू 2 वर्टिकल, 1 हॉरिजॉन्टल इज टू 2 वर्टिकल में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो 1 हॉरिजॉन्टल इज टू 2 वर्टिकल हो गया, यानी कि H/N। तो V इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ये जा रहा है 1, तो ये जा रहा है 2, तो ये जो आएगा ये आ जाएगा 2nz। ये एक तरफ आ जाएगा nz और इधर भी क्या आ जाएगा? nz। तो ऐड होके कितना हो जाएगा? 2nz हो जाएगा। ऐड होके कितना हो जाएगा? 2nz हो जाएगा। इसलिए मैंने ये इधर बनाया है 2nz के हिसाब से, ठीक है। तो अगर मेरे को z डेप्थ पे निकालना है तो z डेप्थ पे सिग्मा z, यानी कि z डेप्थ पे, तो वो हो जाएगा q इंटू बी एल बाई एट z इक्वल टू 0 पे बी एल में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो एट z पे कितना हो जाएगा? b प्लस 2nz प्लस इंटू एल प्लस 2nz। और अगर स्क्वायर फुटिंग होगी तो b इक्वल टू एल हो जाएगा, तो सिग्मा z इक्वल टू क्या आ जाएगा? q इंटू बी स्क्वायर अपॉन में b प्लस 2nz का होल स्क्वायर, ठीक है। और अगर स्ट्रिप फुटिंग होगी, स्ट्रिप फुटिंग जहां पर l इज वेरी 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 ग्रेटर देन b, तो l वाला अपन b वाला हटा देंगे, तो सिग्मा z इक्वल टू क्या हो जाएगा? सॉरी, l वाला तो l वाला हट जाएगा, b वाला रहेगा, तो यो वो हो जाएगा क्यू बी अपॉन में b प्लस 2nz, क्यू बी अपॉन में b प्लस 2nz। अपने को ये ध्यान में रखना है। स्ट्रिप लोड, ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, इस पे भी आया हुआ है, ये भी आया हुआ है। डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लेते हैं ट्रेपेजोइडल मेथड के हिसाब से या स्ट्रिप लोड मेथड के हिसाब से। ध्यान क्या रखना है, इसने जो बोला लोड का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो 1 हॉरिजॉन्टल इज टू 2 वर्टिकल लोड डिस्ट्रीब्यूशन होता है। 1 हॉरिजॉन्टल इज टू 2 वर्टिकल, ये काम का है, ये ट्रेपेजोइडल लोड मेथड में ही आता है। इसके बाद इसका लास्ट टॉपिक आता है अपने न्यूमार्क्स इन्फ्लुएंस चार्ट मेथड। क्या आता है? न्यूमार्क्स इन्फ्लुएंस चार्ट मेथड। न्यूमार्क्स इन्फ्लुएंस चार्ट मेथड। अब ये भाई न्यूमार्क्स इन्फ्लुएंस चार्ट मेथड क्या है? इसने भी किसके लिए दिया? आइसोट्रोपिक के लिए। तो नॉन आइसोट्रोपिक सॉइल्स के लिए, इनकी स्ट्रेटिफाइड सॉइल्स का तो एक ही भगवान है, वो कौन है? वेस्टरगार्ड। बाकी सब किसके लिए है? आइसोट्रोपिक सॉइल्स के लिए, जितने भी मेथड बाकी सब। अब इसने क्या बोला न्यूमार्क्स ने बोला कि मैं कोई एक पॉइंट लूंगा, उसके चारों तरफ मैं क्या बनाऊंगा? कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। क्या बनाऊंगा? कॉन्सेंट्रिक सर्कल, यानी कि जिनका सेंटर सेम है
और उस सेंटर से कुछ रेडियल लाइंस निकलेगी, कुछ उनसे क्या निकलेगी, रेडियल लाइंस निकलेगी। वो रेडियल लाइंस कितनी है, m नंबर ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है, m नंबर ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल, ठीक है, और n नंबर ऑफ क्या है, रेडियल लाइंस है, n नंबर ऑफ रेडियल लाइंस है। अब ये m और n है कितना, ये भी अपने को याद रखना है। m और n कितना है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होते हैं 10, m जो होता है वो 10 होता है और n रेडियल लाइंस जो होती है वो 20 होती है। तो इन्फ्लुएंस फैक्टर ड्यू टू न्यूमार्क वो आता है 1/mn, वो आता है 1/mn, यानी कि 1/10 × 20 यानी कि 200, 1/200, और इसकी वैल्यू आती है 0.005। ये भी आपको याद रखना है। क्यों? क्योंकि सिग्मा जेड इसके द्वारा जो आएगा वो आएगा सिग्मा जेड इज इक्वल टू IF × n × Q, IF × n × Q, ये IF × n × Q, ठीक है। IF की वैल्यू तो 0.005, Q जो लोड आ रहा है वो हो गया, और n है परसेंटेज एरिया, n है परसेंटेज एरिया। बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना, परसेंटेज एरिया में ज़्यादा घुसना नहीं है क्योंकि अपन इतना डीप नहीं जाएंगे, यहाँ पे आता नहीं सवाल। बस आपको इन्फ्लुएंस फैक्टर की वैल्यू याद रखनी है, कितने नंबर ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होते हैं, कितने नंबर ऑफ रेडियल लाइंस होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। न्यूमार्क ने दिया किसके लिए, आइसोट्रोपिक के लिए दिया, आइसोट्रोपिक सॉइल्स के लिए दिया। इसी के साथ अपना वर्टिकल स्ट्रेस वाला चैप्टर तो होता है खत्म। अब हम लोग देखते हैं थोड़ा स्लोप स्टेबिलिटी वाला चैप्टर, उसमें उसके बारे में भी पढ़ लेते हैं कि भाई स्लोप स्टेबिलिटी में क्या क्या दे रखा है। फिर बता रहा हूं, देखो बेटा कोई ज्यादा सवाल यहां से आते नहीं, मुश्किल से एक आध क्वेश्चन पड़ेगा दोनों चैप्टर मिला के, लेकिन मैं अपना मोटो क्या है कि भाई छोड़ना है नहीं कुछ भी, अपना मोटो क्या है, कुछ भी छोड़ना नहीं है भाई। एक एक नंबर से करोड़ों रुपए का होता है, कितने रुपए का होता है, करोड़ों रुपए का। क्यों? क्योंकि भाई उसी सवाल से क्या लगती है, अपनी नौकरी लग जाए, स्लोप स्टेबिलिटी, उसी सवाल से नौकरी लगती है, तो फिर उसी से हम लोग करोड़ों रुपए कमाते भी हैं। मान लो आप कभी पॉइंट्स में रह रहे हो तो आप सोचते यार काश वो गलत नहीं करता, या काश वो अटेंड कर लेता। तो ये कुछ चीज़ें छोटी छोटी बाद में दुख देती, इसलिए सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं अपन, है ना, कुछ छोड़ना कुछ भी नहीं। स्लोप स्टेबिलिटी में सबसे पहले अपने को जो ध्यान रखना है कि स्लोप्स होते कितने तरह के। तो स्लोप्स होते हैं बेटा दो तरह के, एक होता है अपना फाइनाइट, दूसरा होता है इनफाइनाइट, इनफाइनाइट स्लोप। अब इनफाइनाइट स्लोप तो वो स्लोप होता है जो जिसका एक किनारा तो चलो मान लो दिख गया, लेकिन दूसरा किनारा अपने को नहीं दिखेगा, यानी कि जिसके किनारे हमको नहीं दिख रहे, हम बीच में कहीं खड़े हैं तो हमको उसके किनारे नहीं दिख रहे, उसको हम लोग बोलते हैं इनफाइनाइट स्लोप। जैसे रेगिस्तान होते हैं, लंबे लंबे रेगिस्तान ऐसे चलते जाते हैं, इनका कोई ना कोई किनारा है ना कोई बात है। लेकिन फाइनाइट स्लोप्स क्या होता है, जिनके हमको किनारे दिखते हैं। मान लो ऐसा है, मान लो ऐसा है, तो इसका किनारा दिख रहा है, इसमें मेरे को कुछ नहीं दिख रहा, पूरा स्लोप है। तो जो फाइनाइट स्लोप्स होते हैं, सॉरी जो इनफाइनाइट स्लोप्स होते हैं, वो फेल कैसे होते हैं, स्लाइडिंग से। कैसे होंगे फेल, जैसे मान लो ये कोई सॉइल मास है, ये यहाँ से स्लाइड हो गया, ये यहाँ से नीचे फेल होके सॉइल पूरी की पूरी नीचे आ गई, स्लाइडिंग से फेलियर होता है, स्लाइडिंग से। इधर जो फेलियर होता है वो होता है फाइनाइट में रोटेशन से। अब ये जब रोटेशन होगा तो ये या तो ऐसे होएगा, अब ये कैसा शेप आ रहा है, तो रोटेशन से होगा, तो फेलियर प्लेन कैसा होगा, सर्कुलर या फिर स्पाइरल। पूछा जाता है फेलियर प्लेन का शेप कैसा होता है फाइनाइट स्लोप में, फेलियर प्लेन का शेप होता है सर्कुलर या फिर स्पाइरल। लेकिन इनफाइनाइट में कैसा होता है, प्लेन कैसा होगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन आ रहा है, ठीक है, अपने को ये ध्यान रखना है, ठीक है। ये पूछ लेते हैं। अब हम लोग थोड़ा एनालिसिस देखेंगे इनका, क्या देखेंगे, अब हम लोग इनका एनालिसिस पढ़ेंगे कि फाइनाइट स्लोप फेलियर होगा या इनफाइनाइट स्लोप फेलियर कैसे होगा। एनालिसिस में फिर बता रहा हूं, मैं कोई डेरिवेशन नहीं कराऊंगा, मैं सिर्फ और सिर्फ केसेस कराऊंगा, क्योंकि जो सवाल आता है डायरेक्ट आता है, बीच में घुमा फिरा के नहीं आता। तो अपना कोई इनफाइनाइट स्लोप है, सबसे पहले इनफाइनाइट स्लोप की स्टेबिलिटी एनालिसिस करेंगे। किसका करेंगे, इनफाइनाइट स्लोप स्टेबिलिटी एनालिसिस। अब स्लोप स्टेबिलिटी एनालिसिस पढ़ना क्यों जरूरी भाई, सिर्फ रेगिस्तान की बात नहीं है। मान लो पहाड़ी इलाके में गए, वहां पे कोई रोड बनानी है या वहां पे कोई स्ट्रक्चर बनाना है, तो अगर वो स्लोप वगैरह पे है तो उस स्लोप के फेल के क्या क्या चांसेस हैं, अगर फेल हो रहा है तो उसको स्टेबल कैसे किया जा सकता है, वो सारी चीजें अपने को पढ़नी है। तो भाई ये कोई स्लोप है,
ये रहता है, इसको बोलते हैं हम लोग फेलियर प्लेन, ठीक है, क्योंकि अपने को किनारे तो दिख नहीं रहे, ये उसका अपर साइड है, तो इसकी डेप्थ जो है वो है जेड, ठीक है, इसकी डेप्थ जो है जेड है, और विड्थ जो है फिर अपन छोटा सा एक हिस्सा लेके पढ़ेंगे, तो इसकी डेप्थ हो गई अपने जेड और विड्थ हो गई बी, तो इसको ए बी सी डी नाम दे दो, ए बी सी डी। और ये जो है हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल कितना बना रहा है, आई, हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल कितना बना रहा है, स्लोप जो है हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना रहा है आई। मेरे तो खुद की हॉरिजॉन्टल नहीं जा रही लाइन, ये है जो है कितना एंगल है, आई, ठीक है। और बाकी ये सॉइल का क्या है, पैरामीटर्स क्या है, वो शियर स्ट्रेंथ पैरामीटर्स कौन से हैं, वो सी और फाई तो है ही, यानी कि क्वेश्चन सी है, इंटरनल एंगल ऑफ फ्रिक्शन फाई है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, अब देखो एक तो इसका क्या क्या लोड, एक तो डब्ल्यू लोड नीचे की तरफ लग रहा है, इधर इसको फ्रिक्शन लग रहा है और इसका कोएशन लग रहा है, तीनों चीजें लग रही है इस पे। क्या क्या लग रहा है, फ्रिक्शन लग रहा है, लोड लग रहा है, और लोड यानी कि खुद का वेट, सेल्फ वेट, फ्रिक्शन, और इसमें क्या क्या लग रहा है, कोएशन लग रहा है। तो सबसे पहले अपने को जो ध्यान देना है इस हम लोग तो सिग्मा जो जेड आएगा, सिग्मा जेड आएगा जो अभी अपन ने पढ़ा, वो किसके बराबर हो जाएगा, गामा जेड इंटू कॉस आई, गामा जेड इंटू कॉस आई, यानी कि वर्टिकल स्ट्रेस किसी जेड डेप्थ पे कितना लगेगा, गामा इंटू जेड इंटू कॉस आई। अब देखो अपने को ये तो पता ही था, गामा जेड तो हम लोग इफेक्टिव स्ट्रेस में भी पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे कॉस आई क्यों आया, क्योंकि इसका जो है स्लोप है, यहाँ पर स्लोप आया, तो कौन सा लेंगे, एंगल के साथ वाला क्या होता है, पैरामीटर क्या होता है, कॉस वाला होता है, इसलिए, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया गामा जेड इंटू कॉस आई। तो नॉर्मल स्ट्रेस अगर निकालना होगा तो नॉर्मल स्ट्रेस क्या होगा, सिग्मा जेड इंटू कॉस आई तो है ही, कॉस आई को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, साइन आई से या कॉस आई से। नॉर्मल स्ट्रेस हमेशा कैसा होता है, कॉस वाला एंगल के साथ वाला होता है। तो गामा जेड, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ सिग्मा जेड इंटू कॉस आई, तो सिग्मा जेड इंटू कॉस आई कहाँ से हो गया, गामा जेड कॉस स्क्वायर आई हो गया। और रेडियल स्ट्रेस या फिर हम जिसको बोल सकता हूँ शियर स्ट्रेंथ टाउ, टाउ जो होगा वो क्या हो जाएगा, गामा जेड इंटू साइन आई, गामा जेड इंटू साइन आई, यानी कि गामा जेड कॉस आई इंटू साइन आई हो गया। ये अपने को ध्यान रखना है, वर्टिकल स्ट्रेस ये है, नॉर्मल स्ट्रेस ये, और शेयर स्ट्रेस ये इस सॉइल की वजह से लग रहे हैं। ये किसकी वजह से लग रहे हैं, सॉइल की वजह से। अब अपने को तो निकालना मेनली तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला, फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होगा, टाउ एट फेलियर अपॉन में टाउ, टाउ एट फेलियर अपॉन में टाउ। अब अपन ने टाउ तो निकाल लिया, टाउ तो अपन ने निकाल लिया, तो टाउ एट फेलियर क्या होगा, टाउ एफ जो होगा वो क्या होगा, सी प्लस सिग्मा टेन फाइव। ये भी हम लोग पहले शेयर स्ट्रेंथ वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। वो क्या होता है, टाउ इक्वल टू सी प्लस सिग्मा टेन फाइव। सिग्मा यहाँ पर कौन सा आता है, नॉर्मल वाला आता है। अगर इफेक्टिव पैरामीटर्स है तो इफेक्टिव, टोटल पैरामीटर्स है तो टोटल, ये सब चीजें हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। अब देखो, अब मैं लेता हूँ कुछ स्पेशल केस। तो स्पेशल केस फर्स्ट है, सॉइल इज ड्राई एंड कोहेशन लेस, सॉइल इज ड्राई एंड कोहेशन लेस। अगर कोहेशन लेस होगा तो अपने को पता है सी इक्वल टू जीरो, यानी कि टाउ एट फेलियर क्या हो जाएगा, टाउ एट फेलियर इक्वल टू सिग्मा टेन फाइव। सिग्मा वैल्यू अपने पास यही है, सिग्मा जो है इसको मैं सिग्मा एन लिख देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ये नॉर्मल वाला ही लेना है। तो नॉर्मल वाला लिया तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी इक्वल टू क्या आएगा, अगर मैं लिखूंगा सिग्मा एन कितना मेरा, गामा जेड कॉस स्क्वायर आई इंटू टेन फाइव अपॉन में गामा जेड ये वाली वैल्यू कॉस आई इंटू साइन आई, कॉस आई इंटू साइन आई, यानी कि ये हो जाएगा मेरा टेन फाइव अपॉन में टेन आई, टेन फाइव अपॉन में टेन आई। क्या हो जाएगा मेरा फैक्टर ऑफ सेफ्टी, फैक्टर ऑफ सेफ्टी आएगा टेन फाइव अपॉन में टेन आई इन केस ऑफ कोहेशन लेस ड्राई सॉइल। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, टेन फाइव अपॉन में टेन आई। अब इसका मतलब समझाता हूं, देखो एक बार ये अपन बनाते हैं ऐसे ग्राफ, ग्राफ अपने को पता है कि इसमें शियर स्ट्रेंथ में और नॉर्मल स्ट्रेस में बनाएंगे। ये मान लो अब क्वेश्चन लेस है तो यहाँ से सी तो जीरो होगा, तो ये मान लो फाई है, ये मान लो फाई वन है, ये कोई सॉइल है जिसका फाई वन है, ये मान लो अपना आई है, ये क्या बना रहा हूँ मैं, आई बना रहा हूँ, ये कोई एक और सॉइल है, ये है फाई टू, फाई टू, ठीक है। अब ये तो क्या है अपना फेलियर एनवेलप है, ये क्या है, सॉरी स्ट्रेंथ एनवेलप, नहीं फेलियर एनवेलप, ये क्या है अपना फेलियर, सॉरी स्ट्रेंथ ही आएगा, फेलियर नहीं, स्ट्रेंथ
एनवेलप। अब स्ट्रेंथ एनवेलप क्यों अभी बताता हूं मैं। फेलियर एनवेलप तो फाई के साथ वाला होता था, अपन ने देखा। अब देखो जो सॉइल है जिसका फाई 1 है, तो फाई 1 इज क्या है, फाई 1 जो है लेस देन आई है, फाई 1 जो है लेस देन आई है, तो क्या वो सेफ होगा या अनसेफ होगा। अगर फाई 1 जो है वो लेस देन आई है तो वो क्या होगा, सेफ होगा या अनसेफ होगा। अपने को हमेशा फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या चाहिए, सेफ के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी चाहिए अपने को ग्रेटर देन 1। फैक्टर ऑफ सेफ्टी चाहिए हमेशा अपने को ग्रेटर देन 1। अगर फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो ग्रेटर देन 1 के लिए चाहिए तो अपने को यहां से दिख रहा है फैक्टर ऑफ सेफ्टी ग्रेटर देन 1 कब होगा, जब फाई इज ग्रेटर देन आई होगा। अगर फाई इज ग्रेटर देन आई है तो स्टेबल है। और यहां से अपने को डायग्राम में भी क्या दिख रहा है कि फाई जो है वो छोटा है, यानी कि जो इंटरनल एंगल ऑफ फ्रिक्शन है सॉइल का वो उसके स्लोप से छोटा है। ये उसका जो स्लोप का एंगल है उससे छोटा है, यानी कि जितना वो रेजिस्ट कर रहा है उससे ज्यादा उस पर फोर्स आ रहा है। इसका मतलब क्या होगा, जब भी ऐसा होगा तो ये हो जाएगा अनस्टेबल। और यहाँ डायग्राम से भी क्या लग रहा है अपने को, स्ट्रेंथ एनवेलप तो ये है, उसकी स्ट्रेंथ होनी ये चाहिए, लेकिन है तो ये है, तो नीचे आ रहा है हमेशा क्या आएगा, वो नीचे आएगा तो फेल होएगा। और जैसे ही उसकी खुद की स्ट्रेंथ फाई 2 हो गई, और फाई 2 हमेशा क्या रहेगा, फाई 2 जो है वो बड़ा है आई से, तो क्या हो जाएगा, स्टेबल स्लोप। ध्यान ये रखना है कि अगर इंटरनल एंगल ऑफ फ्रिक्शन जो है स्लोप एंगल से छोटा होगा तो फेल होगा, और अगर स्लोप एंगल से बड़ा होगा तो वो स्लोप क्या रहेगा, स्टेबल रहेगा। क्यों, क्योंकि ये अपने को फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम लोग हमेशा किसके लिए निकालते हैं, भाई देखो टाउ एट फेलियर जो है वो ज्यादा होना चाहिए उसकी शेयर स्ट्रेंथ से, ठीक है। तो ये अपने को ध्यान में रखना है। तो ये क्या आ जाएगा अपना 10 फाई अपॉन में 10 आई हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया, ये किसके लिए, ड्राई एंड कोएशनलेस। अगर यही मेरा सॉइल अगर सबमर्ज्ड होगा, अगर मेरी सॉइल सबमर्ज्ड होगी, कोएशनलेस है अभी सबमर्ज्ड है, सबमर्ज्ड होगा तो ये सब क्या होंगे, गामा डैश आ जाएंगे, सारे के सारे क्या हो जाएंगे, गामा डैश। तब भी कोएशनलेस वाला सेम टू सेम, ड्राई वाला सेम टू सेम केस आ जाएगा। तो सेकंड जब मैं लिख रहा हूँ सॉइल इज सबमर्ज्ड, तभी भी यही सेम कंडीशन रहेगी। तब भी क्या रहेगी कंडीशन, फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो होएगा 10 फाई अपॉन में 10 आई ही रहेगा। इनकी फाई हमेशा बड़ा होना चाहिए, इंटरनल एंगल ऑफ फ्रिक्शन जो है वो बड़ा होना चाहिए, इंटरनल एंगल ऑफ फ्रिक्शन बड़ा होना चाहिए स्लोप एंगल से। फैक्टर ऑफ सेफ्टी का जो फॉर्मूला होता है ड्राई और सबमर्ज्ड सॉइल के लिए कोएशनलेस सॉइल्स में सेम होता है। अब एक चीज आती है कि स्टेडी सीपेज कंडीशन आ गई। अब स्टेडी सीपेज कंडीशन कैसे, कि जैसे मान लो वाटर टेबल जो है वो किसी डेप्थ h पे, ऊपर से वाटर टेबल जो है किसी डेप्थ h पे, तो अब क्या दिक्कत है, क्या आएगी, अब ये मैं मिटा देता हूं। इस कंडीशन में अब जो वाटर टेबल, तो देखो अब अपने कौन सी सॉइल जो है वो सैचुरेटेड है, कौन सी सॉइल अनसैचुरेटेड है। ऊपर वाली सॉइल ड्राई है, नीचे वाली सॉइल क्या है, सैचुरेटेड, यानी कि आधी सॉइल सैचुरेटेड है और आधी सॉइल क्या अपने ड्राई सॉइल है। आधी सॉइल सैचुरेटेड है और आधी सॉइल ड्राई है। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो होगा स्टेडी सीपेज कंडीशन, यानी कि पानी निकल रहा है या वाटर टेबल जो है एट मिड डेप्थ में, ठीक है। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो होगा, फैक्टर ऑफ सेफ्टी का डायरेक्ट फॉर्मूला करा रहा हूं मैं, कोई डेरिवेशन से मतलब नहीं अपने को, वो होगा 1 माइनस गामा डब्ल्यू इंटू एच अपॉन में गामा जेड इंटू 10 फाई अपॉन में 10 आई इंटू 10 फाई अपॉन में 10 आई। 1 माइनस गामा डब्ल्यू इंटू एच अपॉन में गामा जेड इंटू 10 फाई अपॉन में 10 आई। 1 माइनस गामा डब्ल्यू इंटू एच अपॉन में गामा जेड इंटू 10 फाई अपॉन में 10 आई। अगर ये h इफ h इक्वल टू जेड हो जाए, तो h और z अगर बराबर हो गए तो ये गामा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गामा हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा गामा सैचुरेटेड में। h इक्वल टू जेड है तो गामा इक्वल टू किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गामा सैचुरेटेड में। अगर गामा किसके बराबर हो गया, गामा सैचुरेटेड के, तो ये जो फॉर्मूला है फैक्टर ऑफ सेफ्टी का, यानी कि जो वाटर टेबल है पूरे के अंदर है। अभी तो क्या थी पहले, इस केस में आधे के, आपको ये फॉर्मूला याद करना है बेटा, आपको ये फॉर्मूला क्या है याद करना है। और अब फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या हो जाएगा,
1 माइनस देखो गामा डब्ल्यू इंटू एच अपॉन में गामा सेचुरेटेड इंटू एच। तो एच से एच कैंसिल आ गया, कैंसिल आउट हो गया, ये tan phi अपॉन में 10 आई, ये tan phi अपॉन में 10 आई। अब इससे क्या होगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बच जाएगा फैक्टर ऑफ सेफ्टी इक्वल्स टू 1 माइनस में ये इसको 1 माइनस हटा ही देते हैं, गामा डैश अपॉन में गामा सेचुरेटेड, यानी कि गामा सबमर्ज्ड अपॉन में गामा सेचुरेटेड इंटू tan phi अपॉन में 10 आई, tan phi अपॉन में 10 आई, यानी कि 1/2 इंटू tan phi अपॉन में 10 आई। ये कई बार डायरेक्ट फार्मूला आया हुआ है, ये कई बार अपने को डायरेक्ट फार्मूला गामा डैश अपन गामा सेचुरेटेड क्या होता है, अपन पहले चैप्टर में प्रॉपर्टीज वाले में पढ़ चुके हैं कि ये तो अब तो याद हो ही जाना चाहिए। आई होप सॉइल खत्म होने का ये फार्मूला तो आपको पता ही होगा, 1/2 होता है। तो ये चीज अगर स्टडी सीपेज वाला अगर वाटर टेबल पूरे के अंदर है तो अपने ये फार्मूला लगाना 1/2 ऑफ tan phi अपॉन में 10 आई। अब देखो अपन ने ड्राई वाले में क्या पढ़ा, सिंपल tan phi अपॉन में 10 आई, सबमर्ज में भी अपन ने पढ़ा tan phi अपॉन में 10 आई, लेकिन इस केस में आधा हो रहा है, इस केस में क्या हो रहा है, आधा हो रहा है, यानी कि जो अगर सॉइल में स्टडी सीपेज यानी कि सीपेज कंटिन्यू चल रहा है तो अपना क्या हो जाएगा, फैक्टर ऑफ सेफ्टी आधा हो जाएगा, फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या हो जाएगा, हाफ रिड्यूस हो जाता है। कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि एक सॉइल ड्राई है और कोहेशन लेस है और अगर उसी सॉइल में स्टडी सीपेज कंडीशन है थ्रू आउट पूरी डेप्थ तक तो क्या होगा, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी विल बी रिड्यूस टू हाफ, यानी कि उस स्लोप की स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, जिस स्लोप में से पानी बह रहा है, पानी का रिसाव हो रहा है, वो स्लोप की स्टेबिलिटी आधी हो जाती है इन केस ऑफ कोहेशन लेस सॉइल। अब मैं नेक्स्ट बात करता हूं कोहेसिव सॉइल्स के लिए। अगर मैं बात करूंगा कोहेसिव सॉइल्स में, तो कोहेसिव सॉइल्स में तो ये फॉर्मूला एज इट इज आएगा, तो ऊपर और नीचे ड्राई, फोर्थ है ड्राई एंड कोहेसिव, ड्राई एंड कोहेसिव। अगर ड्राई एंड कोहेसिव है तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टाउ एफ अपॉन में टाउ। अब टाउ एफ अपॉन में टाउ, टाउ एफ कितना है, सी प्लस सिग्मा। अब ड्राई है तो सिग्मा क्या आएगा, गामा जेड कॉस स्क्वायर आई इंटू tan phi अपॉन में नीचे क्या है, टाउ कितना है, गामा जेड कॉस आई इंटू साइन आई, ठीक है। और अगर वही सबमर्ज्ड होगा, फिफ्थ केस क्या है, अब देखो यहाँ पर सी एक्स्ट्रा आ रहा है। अब सी एक्स्ट्रा आने की वजह से क्या हुआ, आपको एक बार फिर स्लोप बता देता हूँ। सी एक्स्ट्रा आने की वजह से क्या हुआ, अब देखो ये यहां तक मान लो सी है, ये एंगल, ठीक है, ये हो गया। अब अपना जो स्लोप एंगल है, एक तो मान लो I1 ये है, एक तो I1 मान लो ये है, एक I1 मान लो ये I2 है, एक I1 है और एक I2 है, और ये एंगल कितना अपना फाई। अब देखो अगर फाई इज ऑलवेज ग्रेटर देन आई, अगर फाई हमेशा आई से बड़ा है तो ये आई कभी भी इसको क्रॉस कर ही नहीं पाएगा। अगर फाई बड़ा रहेगा तो आई कभी भी उसको अपने को फेलियर एनवेलप को क्रॉस कर ही नहीं पाएगा। अगर वो फेलियर एनवेलप को क्रॉस ही नहीं कर पाएगा, इट मींस इट विल ऑलवेज सेफ। अगर आई फाई हमेशा आई से बड़ा है तो क्या रहेगा, सेफ रहेगा, स्टेबल। और अगर ये जो आई है, मान लो आई इज ग्रेटर देन फाई, अब आई अगर फाई से बड़ा है तो कुछ लिमिट तक यहाँ तक देखो ये सेफ है, इसके बाद फेल हो रहा है, तो ये जो आता है जिस हाइट तक, उसको हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल हाइट। क्रिटिकल हाइट तक सेफ रहेगा, अगर उस हाइट से ज्यादा होगी तो फेल होएगा। अपन ने अर्थ प्रेशर वाले में भी पढ़ा था कि एक हाइट आई थी अनसपोर्टेड कट कोहेसिव सॉइल्स में, तो वो कंडीशन यहाँ पे भी लागू हो रही, कुछ हाइट तक आएगा कि वो सेफ रहेगा। इस हाइट को बोलता हूं मैं क्रिटिकल हाइट, ठीक है। इस हाइट को क्या बोलते हैं हम लोग, क्रिटिकल हाइट, यानी कि कुछ हाइट तक सेफ रहेगा, सेफ अप टू HC एंड देन फेल, उसके बाद वो क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब अगर सबमर्ज्ड में करूंगा तो यहाँ गामा डैश आ जाएगा। अब ये क्रिटिकल हाइट से एक फॉर्मूला आता है, एक आता है टेलर स्टेबिलिटी नंबर। SN क्या होता है, SN होता है टेलर स्टेबिलिटी नंबर, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। टेलर स्टेबिलिटी नंबर SN होता है C अपॉन में गामा HC, C अपॉन में गामा HC किसके बराबर होता है, टेलर स्टेबिलिटी नंबर के बराबर। इससे
जो आता है फॉर्मूला आता है टेलर स्टेबिलिटी नंबर का, एक और आता है 10i माइनस 10 फाई अपॉन में क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर आई, अपॉन में आएगा सेक स्क्वायर आई। ये अपने को टेलर स्टेबिलिटी नंबर के दो फॉर्मूले याद रखने हैं। ये अपने को टेलर स्टेबिलिटी नंबर के दो फॉर्मूले याद रखने हैं। एस एन इक्वल टू सी अपॉन में गामा एच सी, यानी कि 10i माइनस 10 फाई अपॉन में सेक स्क्वायर आई। अगर प्योर क्ले है, प्योर क्ले के केस में फाई इक्वल टू 0, फाई 0 होता है। अगर फाई 0 है तो एस एन की वैल्यू क्या होगी, 10i अपॉन में सेक स्क्वायर आई, 10i अपॉन में सेक स्क्वायर आई, यानी कि हाफ, यानी कि तो टेलर स्टेबिलिटी नंबर की जो मैक्सिमम वैल्यू है इन केस थ्योरेटिकली जो मैक्सिमम वैल्यू है एस एन इक्वल टू 0.5 मैक्सिमम थ्योरेटिकल वैल्यू। और अगर यही प्रैक्टिकली पूछ ले तो एस एन इक्वल टू 0.261 मैक्सिमम प्रैक्टिकल वैल्यू। यानी कि ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि थ्योरेटिकल मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है टेलर स्टेबिलिटी नंबर की, 0.5, और मैक्सिमम प्रैक्टिकली तो होती है 0.261। ये बेटा याद रखना, ये वैल्यू आपको याद रखनी, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। इस फॉर्मूले से एक आध और फॉर्मूला निकलेगा, वो निकलता है, अब ये मिटा देता हूं, वो जो चीज है, एक आता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी विथ रेस्पेक्ट टू कोएशन। फैक्टर ऑफ सेफ्टी विथ रेस्पेक्ट टू कोएशन जिसको हम लोग बोलते हैं एफसी, वो होता है C/CM, यानी कि कोएशन अपॉन में मोबिलाइज्ड कोएशन। कोएशन कितना है, कितना उस पर होना चाहिए, और मोबिलाइज्ड कोएशन। एक आता है एफ एच आता है H अपॉन में HC, एफ एच कितना आता है H अपॉन में, सॉरी ये HC अपॉन में H, ये क्या आएगा HC अपॉन में H आ जाएगा, यानी कि क्रिटिकल हाइट अपॉन में H, क्रिटिकल जहां तक सेफ है अपॉन में जहां फेल होना है। तो इसके हिसाब से HC अपॉन में H आएगा। तो ये FC और FH हमेशा फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो होते हैं जनरली 3 के कंसेप्ट में होते हैं। क्या 3 कौन से, देखो, एक तो विथ रेस्पेक्ट टू कोहेशन, विथ रेस्पेक्ट टू हाइट, और विथ रेस्पेक्ट टू शियर स्ट्रेंथ, जो अभी तक हम लोग पढ़ते आ रहे हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ये 3 होते हैं। हमेशा स्लोप स्टेबिलिटी में 3 फैक्टर होते हैं और तीनों ही बराबर होते हैं। जो छोटा होएगा, मान लो FH छोटा हो गया इन दोनों से, तो वो फेल किसके अलॉन्ग होगा, वो किसकी वजह से होगा, क्रिटिकल हाइट की वजह से। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगर FC और FH बराबर है तो C/CM इक्वल टू HC/H, तो मैं CH, ये देखो C अपॉन में HC, तो C अपॉन में HC इक्वल टू CM अपॉन में H हो जाएगा। तो टेलर स्टेबिलिटी नंबर का एक और फॉर्मूला आ जाएगा, वो आ जाएगा CM अपॉन में गामा H। ये आपको 3 फॉर्मूले टेलर स्टेबिलिटी नंबर के याद रखने हैं। एस एन इक्वल टू CM अपॉन में गामा H, या C अपॉन में गामा HC, या 10i माइनस 10 फाई अपॉन में सेक स्क्वायर आई। और अगर प्योर क्ले है, फाई इक्वल टू 0 है, तो टेलर स्टेबिलिटी नंबर की मैक्सिमम थ्योरेटिकल वैल्यू जो होती है 0.5 और प्रैक्टिकली वैल्यू 0.261। ये आपको इसमें ध्यान रखना है। ये हो गया इस, अगर सॉइल सबमर्ज्ड होगी, ये तो ड्राई था, अगर सॉइल सबमर्ज्ड होगी तो ये लो गामा डैश, ये क्या आ जाएगा गामा डैश। और अगर सॉइल जो है अपनी स्टेडी सीपेज वाली कंडीशन है, तो नीचे क्या आ जाएगा, गामा सैचुरेटेड, नीचे जो आएगा वो आ जाएगा गामा सैचुरेटेड। सिर्फ इतना ही चेंज है। सबमर्ज्ड में क्या आएगा, दोनों जगह गामा डैश आ जाएगा, सैचुरेटेड में ऊपर तो गामा डैश रहेगा, नीचे क्या, और स्टेडी सीपेज में क्या रहेगा, ऊपर तो गामा डैश, नीचे गामा सैचुरेटेड। ये चीज अपने को ध्यान में रखनी है। अब हम लोग बात करते हैं फाइनाइट स्लोप स्टेबिलिटी एनालिसिस। फाइनाइट स्लोप स्टेबिलिटी एनालिसिस, क्रिटिकल हाइट समझ में आ गया कि क्रिटिकल हाइट कॉन्सेप्ट क्या है। जैसे अपने अर्थ प्रेशर में पढ़ा था लेंथ ऑफ अनसपोर्टेड कट, वैसे यहाँ पे भी स्लोप में भी कुछ हाइट तक, अगर क्ले सॉइल है, चाहे एंगल ऑफ जो अपने उसका स्लोप का एंगल चाहे बड़ा हो फ्रिक्शन एंगल से, फिर भी कुछ हाइट तक स्लोप तो स्टेबल रहता ही है। अब फाइनाइट स्लोप्स, फाइनाइट स्लोप स्टेबिलिटी, इनफाइनाइट पढ़ लिया, अब फाइनाइट का पढ़ते हैं। अब फाइनाइट का जब हम लोग पढ़ेंगे तो सबसे जरूरी चीज क्या है अपने, एक जो है कि फाइनाइट स्लोप होता कैसा है। फाइनाइट स्लोप होता भाई ऐसा, ये अपने को पता है। मान लो ये जो हाइट है वो है h, ये मान लो हाइट है d, ठीक है।
ये फेल कैसे हो सकता है, या तो ऐसे हो सकता है, या ऐसे हो सकता है, या ऐसे हो सकता है। ये तीन कंडीशन में, देखो तीनों कौन कौन से बता रहा हूं मैं, ये तीन कंडीशन में फेल हो सकता है। अगर ये फेल हो रहा है, ये क्या है, इसका स्लोप है, तो ये किसके अंदर आएगा, स्लोप फेलियर। किस में आएगा, स्लोप फेलियर में। ये किस में आ रहा है, स्लोप फेल हो रहा है, तो वो किस में आ रहा है, स्लोप फेलियर में। और ये फेल हो रहा है, वो किस में आ रहा है, ये है बेस फेलियर अपना, ये है बेस फेलियर, यानी कि पूरा का पूरा ये जो बेस है उसको ले चला। ये जो होता है वो होता है टॉप, ये जो होता है वो क्या होता है, टॉप। ये इसका स्लोप है, तो इसको हम लोग, ये जो पहले नंबर वाला है स्लोप फेलियर, आगे दो तरह का होता है, एक होता है फेस फेलियर, क्योंकि ये क्या है, इसका फेस है, यही दिख रहा है अपने को, तो ये तो हो गया एक फेस फेलियर, और एक हो गया अपना टॉप फेलियर, यानी कि स्लोप फेलियर खुद आगे दो तरह का होता है, ये वाला, ठीक है। और तो टोटल फेलियर कैसे हो गया, मैं आपको फिर बता देता हूं। एक तो हो गया स्लोप फेलियर, स्लोप फेलियर भाई साहब आगे दो तरह के हो गए, अपना फेस फेलियर, और दूसरा हो गया टो फेलियर, और फिर आ गया अपना बेस फेलियर, ठीक है। अब आप पूछोगे सर ये आपने ये तो बता दिया तीन तरह के फेलियर होते हैं, अब होंगे कब कब, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं स्लोप फेलियर में फेस फेलियर की। किसकी बात कर रहा हूं मैं, फेस फेलियर। अब ये जब फेस फेलियर होगा तब क्या होगा कि सॉइल बिलो द टो, मैं क्या बात कर रहा हूं, सॉइल जो है टो से नीचे, फेस फेलियर कब होगा, फेस फेलियर, सॉइल बिलो द टो इज हार्ड इन कंपैरिजन टू अबव, इन कंपैरिजन टू अबव, यानी कि ऊपर वाली सॉइल के कंपैरिजन में सॉइल जो बेस जो टो से नीचे है वो है हार्ड। ऐसा कंडीशन जब भी होता है तब कैसा होता है, अपना फेस फेलियर होता है। अब बोलोगे सर टो फेलियर, टो फेलियर में सॉइल पूरे में, सॉइल इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट, सॉइल इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट, पूरी सॉइल जो है यूनिफॉर्म है पूरे ऊपर तक, ऊपर से नीचे तक पूरी क्या है, यूनिफॉर्म। और जो बेस फेलियर होता है वो होता है अपना जब सॉइल अबव, देखो इसमें नीचे वाली हार्ड थी, तो इसमें क्या हो जाएगा, ऊपर वाली, सॉइल अबव द टो इज हार्ड इन कंपैरिजन टू बिलो, टो इज हार्ड, या फिर हम लोग क्या कहते हैं, स्टिफ इन कंपैरिजन टू बिलो। बस ये अपने को तीन चीजें पूछा जाता है, कब क्या होता है ये अपने को ध्यान में रखना है। इन कंपैरिजन टू बिलो, ऊपर वाले कंपैरिजन में नीचे वाले, मतलब ऊपर वाली सॉइल हार्ड होती है, नीचे वाले कंपैरिजन में तब ये फेलियर्स होते हैं। और इसमें कुछ याद नहीं रखना है अपने को, इतना ही याद रखना है बेस फेलियर कब होता है, टो फेलियर कब होता है, और फेस फेलियर कब होता है। तीनों फेस फेलियर तब होगा जब ये वाली सॉइल जो होगी हार्ड होगी, ऊपर वाली सॉफ्ट होगी, ठीक है। अब टो फेलियर पूरी सॉइल सेम है, पूरी की पूरी सॉइल क्या है, सेम है। और ये कब होगा, ये भाई साहब ऊपर वाली, ये वाली हार्ड, ये वाली सॉफ्ट, तब क्या होगा, अपना बेस फेलियर होगा, ठीक है। अब मैंने एच और डी लिखा है, तो एच क्या हाइट ऑफ स्लोप है, और डी क्या है, डेप्थ अप टू हार्ड स्ट्रेटा। ये हार्ड स्ट्रेटा की बात हो रही है, डेप्थ अप टू क्या है, हार्ड स्ट्रेटा। मैंने तीनों एक में बनाए, आप चाहो तो तीनों अलग अलग बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, समझाने के हिसाब से मैंने यहां लिख दिया। अब एच और डी क्या है, एच और डी क्या है, एक आता है डेप्थ फैक्टर, आता है क्या, डेप्थ फैक्टर। डेप्थ फैक्टर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डीएफ से, ये डेप्थ ऑफ फाउंडेशन नहीं है, यहाँ पे डीएफ, ठीक है। ये होता है एच प्लस डी अपॉन में एच। डेप्थ फैक्टर क्या होता है, एच प्लस डी अपॉन में एच। अब एक चीज बताओ, डेप्थ फैक्टर की वैल्यू मान लो ग्रेटर देन 1 है, मान लो लेस देन 1 है, दो ही कंडीशन हो सकती है, या तो ग्रेटर देन 1 या लेस देन 1। तब सॉरी, लेस देन तो 1 कैसे पॉसिबल, लेस देन 1 तो पॉसिबल ही नहीं, हर बार की तरह फ्लो में चल गया। अगर डेप्थ फैक्टर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो कौन सा फेलियर होगा, फेस फेलियर होगा। तब कौन सा फेलियर होगा, फेस फेलियर कब होगा, जब डेप्थ फैक्टर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 पूछा जाता है। एक बार पूछा गया है कि अगर डेप्थ फैक्टर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो कौन सा फेलियर होगा, वो होगा फेस फेलियर, फेस फेलियर होगा।
देखो फेस फेलियर कैसे होगा, ये जो है ये यहाँ पर नीचे यहाँ तक हार्ड स्ट्रेट है तो ये वैल्यू हमेशा बड़ी होगी और ये वैल्यू छोटी, तो ग्रेटर देन 1 पे फेस फेलियर और इक्वल टू 1 पे क्या होगा, टो फेलियर। इक्वल टू 1 पे क्या होगा, टो फेलियर। इक्वल टू 1 पे हो जाएगा टो फेलियर और ग्रेटर देन 1 पे फेस फेलियर हो जाएगा। ठीक है, ये अपने को इतना ध्यान रखना है फाइनाइट स्लोप स्टेबिलिटी। इसके बाद फाइनाइट स्लोप स्टेबिलिटी, देखो फाइनाइट स्लोप्स होते कहाँ हैं, होते कहाँ है। देखो आप लोगों ने रोड, अगर ग्राउंड लेवल से रोड ऊपर उठानी है तो हम लोग क्या एम्बैकमेंट्स बनाते हैं, तो एम्बैकमेंट्स कैसे होते हैं, ऐसा होता है। तो ये दोनों तरफ ये क्या फाइनाइट स्लोप, इसके दोनों छोर हमको दिख रहा है, रोड के तो दोनों किनारे हमको वैसे भी दिखते हैं, लेंथ के अलोंग नहीं, विड्थ के अलोंग बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसी जगह पे ये होते हैं। तो ऐसी जगह पे जब भी हम लोग ये तो क्या होता है, जनरली मैन मेड्स होते हैं। इनफाइनाइट स्लोप्स तो क्या होते हैं, मैक्सिमम केसेस में 99% में नेचुरल होते हैं, लेकिन फाइनाइट स्लोप्स मैक्सिमम केसेस में मैन मेड होते हैं। अब ये मैन मेड है तो हम लोग बनाएंगे तो जब बनाएंगे तो इनका स्टेबिलिटी हम उसी टाइम पढ़ेंगे। भाई अगर रोड बनानी है तो एम्बैकमेंट बनाएंगे तो उसकी स्टेबिलिटी भी हम लोग हाथों हाथ पढ़ेंगे, ताकि वो रोड सेफ है कि नहीं। पता चला पहली गाड़ी में रोड तो नीचे चली गई, मिट्टी कहीं और चली गई, तो कोई बनाने का मतलब नहीं, खर्चा भी हो गया। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग 2 टाइम इसकी स्टेबिलिटी निकालते हैं। कैसे टाइम में, 2 टाइम में स्टेबिलिटी अपन ने पढ़ा था। 2 टाइम स्टेबिलिटी कौन सा, एट द टाइम ऑफ कंस्ट्रक्शन, एट द टाइम ऑफ कंस्ट्रक्शन, और दूसरा आफ्टर लॉन्ग टाइम ऑफ कंस्ट्रक्शन, यानी कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल के हिसाब से हम लोग देखेंगे। एक तो बनाते ही फेल हो रहा है या नहीं हो रहा है, और एक 10-20 साल बाद उसकी क्या कंडीशन है, वो दोनों हम लोग पढ़ते हैं। तो जब भी ये हम लोग पढ़ते हैं तो इसमें हमारे पास 2 मेथड्स अवेलेबल हैं। एक है फ्रिक्शन सर्कल मेथड, एक है स्वीडिश सर्कल मेथड। फाइनाइट स्लोप स्टेबिलिटी की बात कर रहा हूँ। जो मेथड्स अवेलेबल हैं वो एक तो फ्रिक्शन सर्कल मेथड है और एक कैसा है अपना स्वीडिश सर्कल मेथड। बाकी टेलर स्टेबिलिटी नंबर मेथड है वो अपन कर चुके हैं। पहला स्वीडिश सर्कल मेथड। अब अपने को ये जानना जरूरी क्यों है कि इसमें क्या होता है क्या नहीं होता, किस सॉइल के लिए एप्लीकेबल है। स्वीडिश सर्कल जो मेथड होता है वो अपने कोएसिव सॉइल्स के लिए ज़्यादा एप्लीकेबल होता है। यानी कि C5 सॉइल्स के लिए अपन लिख सकते हैं सिल्ट और SS, कोएसिव सॉइल्स एंड फ्रिक्शनल सॉइल्स, कोएसिव सॉइल एंड फ्रिक्शनल सॉइल। लेकिन 5 यानी कि सैंड वगैरह के लिए थोड़ा कम एप्लीकेबल होता है, सैंड के लिए कम एप्लीकेबल है। अब ये होता कैसे है, जैसे मान लो ये अपना कोई स्लोप है, ये मान लो फेल ऐसे हो रहा है, ये मान लो फेलियर सरफेस कैसा है इसका, ये इसका फेलियर सरफेस ऐसा है। तो ये जो फेलियर सरफेस है इसको हम लोग क्या करते हैं, 12 इक्वल नंबर ऑफ स्लाइसेस में बांटते हैं। कितने में, 12 इक्वल स्लाइसेस में, जिसकी विड्थ क्या होगी, सबकी विड्थ क्या होगी, B होगी। अब इसका स्वीडिश सर्कल का एक ही रूल है, 12 स्लाइसेस ऑफ इक्वल विड्थ में डिवाइड करते हैं, इक्वल विड्थ में डिवाइड करेंगे। इसके बाद इसने फैक्टर ऑफ सेफ्टी दिया, फैक्टर ऑफ सेफ्टी इसने दिया मोमेंट ऑफ रेजिस्टिंग मोमेंट अपॉन में ओवरटर्निंग मोमेंट। क्या बोला इसने, रेजिस्टिंग मोमेंट अपॉन में ओवरटर्निंग मोमेंट। अब ये रेजिस्टिंग मोमेंट क्या है और ओवरटर्निंग, देखो इन पे डायरेक्ट फॉर्मूला आता है, इसलिए मैं जाना नहीं चाहता इस पे डिटेल में। ठीक है, रेजिस्टिंग मोमेंट अपॉन में ओवरटर्निंग मोमेंट। अब ये होता कितना है, ये होता है, अब ये किसके अलोंग ओवरटर्न होगा, ये देखो सर्कल बन रहा है पूरा, भाई सर्कुलर है फेलियर सरफेस, तो कहीं ना कहीं सर्कल बनेगा। तो ये रेडियस है R, तो ये इसके अलोंग O के अलोंग रोटेट हो रहा है। ये मान लो O पॉइंट है, ये O पॉइंट के अलोंग रोटेट हो रहा है। तो ये जब रोटेट होगा तो मोमेंट क्या होगा, CM, भाई अपने पास C प्लस सिग्मा tan phi है, तो इसको मल्टीप्लाई कराएंगे अपन R से, तो CM इंटू आर थीटा प्लस सिग्मा ऑफ N tan phi, सिग्मा ऑफ N इंटू tan phi। ठीक है, अपॉन में क्या, ओवरटर्निंग मोमेंट कितना है, ओवरटर्निंग मोमेंट वही सिग्मा टी जो भी आ रहा है मोमेंट उसके ऊपर लग रहा है, और ये हो जाएगा CM इंटू आर थीटा प्लस सिग्मा
इंटू सिग्मा एन टेन फाइव। कहीं कहीं पे ये एन को हम लोग ऐसे बार बार कन्फ्यूजन होता है, सिग्मा एन ये है कि सिग्मा एन, तो सिग्मा एन ऐसे कर लो, सिग्मा एन एन की स्मॉल, ये है नॉर्मल स्ट्रेस, एन क्या है नॉर्मल स्ट्रेस, और टी क्या है टेंजेंशियल स्ट्रेस, टी क्या है टेंजेंशियल स्ट्रेस। ये इसने फॉर्मूला दिया किसने, स्वीडिश सर्कल मेथड से। उसके बाद फ्रिक्शन सर्कल मेथड, फ्रिक्शन सर्कल मेथड सभी के लिए अप्लाई होता है, सभी के लिए अप्लाई होता है, बट इसने बनाया क्या, इसने बनाया कि यहाँ पर एक कोई फ्रिक्शन सर्कल है, ठीक है, जिसकी रेडियस क्या है, ये जो रेडियस है इसकी है r sin फाई, रेडियस कितनी इसकी r sin फाई के बराबर, r इंटू साइन फाई। फ्रिक्शन सर्कल बनेगा एक O पॉइंट पे जिसकी रेडियस है r sin फाई, ठीक है। इस r sin फाई से एक फेलियर प्लेन पास होगा, इस r sin फाई से एक फेलियर प्लेन पास होगा यहाँ कहीं बीच में, ऐसे बनेगा, इसमें ध्यान ये रखना है। तो अपने को नाम क्या है, फ्रिक्शन सर्कल मेथड, फ्रिक्शन सर्कल मेथड, ये सभी के लिए अप्लाई है। फ्रिक्शन सर्कल मेथड क्या है, सभी के लिए एप्लीकेबल है। इसमें स्लाइसेस कुछ नहीं होती, ये सब हटा दो बोले, ये ऐसा कुछ नहीं होता। बस इसमें क्या होता है, एक r sin फाई रेडियस का सर्कल बनेगा जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रिक्शन सर्कल, इसी के नाम पे मेथड पढ़ा है, ठीक है, इसी के नाम पे मेथड पढ़ा है। यहाँ से एक इसके टेंजेंट, एक जहाँ से भी इसकी टेंजेंट पास होगी वहाँ पे क्या होगा, फेलियर होगा, वहाँ पर क्या होगा, फेलियर होगा। और फैक्टर ऑफ सेफ्टी आता है इसका, ये विथ रेस्पेक्ट टू कोएशन देता है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी आएगा C/cm, इसका आता है C/cm इन कोएशन अपॉन में मोबिलाइज्ड कोएशन। ये इतना ही है अपने को। देखो अभी तक ध्यान वैसे हो गया, अपना सॉइल खत्म हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन करेंगे। मैंने इनमें डिटेल में इसलिए नहीं गया कि डिटेल में कोई नहीं पूछते, इवन यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में डिटेल में नहीं आता। वैसे तो ये एक पूरा सब्जेक्ट्स हैं सॉइल के, बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट देखा जाए ना ये लास्ट वाले दोनों चैप्टर जो मैंने आज कराए, लेकिन ये सब फर्दर हायर स्टडीज़ के इंपॉर्टेंट टॉपिक से, अपने बीटेक लेवल पे इतने नहीं हैं, इसलिए इनको शॉर्ट में ख़त्म करा मैंने। ऊपर से इनके सारे फार्मूले लिखा है मैंने, यही फार्मूले इंपॉर्टेंट है, यही एजम्पशंस इंपॉर्टेंट है, इन्हीं के बेसिस पर आते हैं। तो इसके साथ अपना सॉइल खत्म हुआ। अगले 1 या 2 लेक्चर में हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, फिर हम लोग नया सब्जेक्ट देखते हैं, ठीक है। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू। Thank you for watching the video. Please like, share and subscribe the channel Integrated.